हेलो ऑल, मैं बॉर्नन रॉय अचीवर पॉइंट की तरफ से फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। हम अचीवर्स पॉइंट की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए यूपीएससी के स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रीलिम्स का हम लोग आपको गाइड करें कि आप कैसे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग यूपीएससी जो देना चाहते हैं या फिर यूपीएससी के लिए इंस्पायर्ड है, उन लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वाला वीडियो होने जा रहा है। हम लोग अचीवर्स पॉइंट की तरफ से क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 महीना है प्रीलिम्स के लिए। तो जितना जल्दी आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या प्रिपरेशन लेते रहेंगे या ले रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। और हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया हुआ है 6 AM to 8 AM मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे एंड इवनिंग 10 PM to 11:30 PM मंडे टू सैटरडे। आज हम लोग आप लोगों को पहले इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का वीडियो मिला था। आज हम लोग कुछ ऐसे गुजरे हुए साल के आईएएस के या यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे इकोनॉमिक के हिस्से से, जहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आइए इस साल हमें ज़रूर यूपीएससी क्रैक करे, ऐसा मन में ठान के ये वीडियो देखना स्टार्ट करें और हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, ऑल्दो गारमेंट एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश फेल इन फाइनेंशियल ईयर 20 बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। बोला है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, मतलब कपड़ा जो बांग्लादेश बाहर भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, वो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया है? क्योंकि लोग दूसरे देश अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रोक लगा के रखा है इंपोर्ट पे, तो इसीलिए बांग्लादेश को शॉर्टफॉल हो गया है। And yet it continues to export more ready-made garments than India. In this context, which of the following reason for low ready-made garment export from India? सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश हालांकि कोविड-19 में उनका एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट मतलब कपड़े का एक्सपोर्ट घट गया है, कम गया है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से ज़्यादा है। तो घटने के बाद भी अगर इंडिया से ज़्यादा है, मतलब बांग्लादेश डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। बांग्लादेश कुछ अच्छा कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट्स में। हम इंडिया उस हिसाब से उतना कंपटीशन दे नहीं पा रहा है, इसीलिए नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बाद भी दे आर फार मोर देन इंडिया इन दिस केस। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कौन सा कथन सही है इसमें या कारण। फर्स्ट बोला गया है द यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर इन इंडिया। भारत में उत्पादन की इकाई श्रम लागत अधिक है, मतलब एक लेबर के पीछे जो पैसा देना पड़ता है वो बांग्लादेश से ज़्यादा है, इसलिए हमारा भाव ज़्यादा हो जाता है और बांग्लादेश का भाव कम रहता है। तो कम जहाँ से होगा लोग वहीं से खरीदेगा। इंडिया हैज़ मोर देन 80% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बाय लार्ज एंटरप्राइजेस। भारत में निर्यात के बाजार मूल्य में बड़े उद्योगों की 80% हिस्सेदारी है, मतलब हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कपड़े का जो फैक्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज एंटरप्राइजेस बड़ा कंपनियों के पास है, छोटा कंपनियों के पास नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ हुआ है कि बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया। तीसरा है हायर टर्न अराउंड टाइम ऑफ इंडियन फर्म्स फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी। ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक भारतीय फर्मों का परिवर्तन समय क्या है? टर्न अराउंड टाइम है। हायर टर्न अराउंड टाइम मतलब एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा समय लग रहा है या ज़्यादा समय जाता है। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपोर्ट करता है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तो आइए हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट पे आंसर को देखते हैं। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को सुधारा टेक्सटाइल गारमेंट्स इंडस्ट्री से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या है? हमारा राइट आंसर होगा 1 and 3 ओनली, 2 नहीं है।
मतलब हाँ, भारत में यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है बांग्लादेश से, तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों है? बिकॉज बांग्लादेश में एक लेबर का चार्ज अगर 100 रुपये हो तो इंडिया में उसी का चार्ज 120 चला जाता है। तो इस हिसाब से देखें, अगर लेबर को कम पैसा देना पड़ेगा, चीप लेबर होगा, तो कंपनी भी दाम चीप रखेगा, उसका प्राइस चीप रखेगा। और लोग कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं? जहाँ पे कम दाम मिलते हैं वहीं से खरीदते हैं। बाजार जाके जब दुकानों में हम लोग बार्गेनिंग करते हैं तो जो सबसे कम दाम देता है उसी से खरीदते हैं। ये भी वैसा ही है। इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा दाम में बेच रहा है क्योंकि उसके और कोई रास्ता नहीं है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 1 and 3 ओनली, मतलब हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। क्यों सही है? इंडिया से इंडियन फर्म्स में ऑर्डर टू डिलीवरी होने में ज़्यादा टाइम लगता है रिगार्डिंग टू बांग्लादेश। बांग्लादेश कम समय लेता है अपने माल को एक्सपोर्ट करने में, क्लॉथ्स को, गारमेंट्स को, कपड़े को, और इंडिया में ये टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब ये सरकारी नियमों की वजह से हो सकता है या फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से हो सकता है, कुछ भी कारण हो तो ऑर्डर टू डिलीवरी में टाइम लग जाता है और वो लोग जल्दी डिलीवर करते हैं। तो जिसका सर्विस बेटर होगा वही से खरीदेगा। तो हमारा ये तीसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। लेकिन ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया में 80% गारमेंट्स व टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्ज इंटरप्राइजेस के पास नहीं है। ये इंडस्ट्री या कपड़े का ये हमारे देश में, इंडिया में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में आता है। मतलब ये बड़ा कंपनीज नहीं है, ये मध्यम वर्ग के कंपनीज के अंडर में आता है। छोटे नहीं बोल सकते क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस बड़ा होता है। तो ये कहाँ पे आता है? मध्यम वर्ग में या फिर एक मिडिल टर्म में आता है। तो इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यही है हमारा राइट आंसर कि ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीके मोहंती कमेटी रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। हाल ही में पीके मोहंती समिति जो सुर्खियों में रहा है वो किस लिए बनाया गया, क्या चेक करने के लिए? पहला बोला गया है रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब भारत में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक है, लाइक एक्सिस, HDFC, ICICI जो बैंक है, उनमें सुधार लाना और उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, मतलब उनका जो ढांचा है उस ढांचे में थोड़ा फेरबदल करना। क्योंकि सारे के सारे बैंक, प्राइवेट बैंक बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो लोग प्रॉफिट के लिए जाते हैं। तो इसी में वो लोग लोगों के पैसे को ज़्यादा ना जोखिम में डाल दे, इसी को ठीक करने के लिए ये बनाया गया। दूसरा बोला गया है रिफॉर्म्स इन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल जो है वो सशस्त्र बल में कुछ चेंज लाना। तीसरा बोला गया है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब जो छोटे शिल्प होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, मध्यम, लघु और सूक्ष्म जो हमारे उद्योग होते हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाना या उसमें चेंज लाना, उसको और ज़्यादा स्टेबल करना, स्थिरता देना उसको, ताकि आसानी से काम कर पाए वहाँ पे लोग। और चौथा है डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट, मतलब जो पेमेंट हम लोग आजकल करते हैं ऑनलाइन वगैरह, यही है डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट। इसको और बेहतर और सुरक्षित कैसे किया जाए। तो ये हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है कि गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो पीके मोहंती कौन है? हम लोग क्या जानते हैं पीके मोहंती कौन है? पीके मोहंती है RBI का डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, मतलब ही इज रिलेटेड टू RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसीलिए RBI जब होगा तो बैंक से रिलेटेड होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, रिफॉर्म्स इन
गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को एपी विकास यादव को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए जो आपके स्टडीज़ में आपको प्रिपरेशन लेने में हेल्प करे और आपके सफलता में हम भी आपके साथ जुड़ सके। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, Which of the following are the benefits of internationalization of rupee? मतलब बोला गया है कि भारतीय जो पैसा है, रुपया या रूपी, इसका अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए तो उसका फायदा हमें क्या मिलेगा, यही बोला गया है। फर्स्ट बोला गया है रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर ए बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। मतलब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? भुगतान संतुलन की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता में कमी होगा हमारा। तो क्यों ये है फॉरेक्स रिजर्व या फिर विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? हम सब जानते हैं कि बाहर देश से जो भी बिजनेस करके पैसा इंडिया में आता है या बाहर जो एनआरआईज है जो पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो दूसरे देश का पैसा चलेगा नहीं, इसीलिए उसको सरकार अपने पास रख के उसको रुपी में या हमारे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके दे देता है और वो जहाँ पे जमा होता है उसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। जिस देश का फॉरेक्स जितना ज़्यादा होगा उस देश का पैसे का वैल्यू उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यहीं पे बोला गया है कि अगर हमारा रुपी भी इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए, जैसे अमेरिका के डॉलर है, यूएस डॉलर, जैसे ब्रिटेन के पाउंड है, यूरोप के यूरो है, अगर ऐसे हमारा भी हो जाए अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपी का, तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसके ऊपर हमें और निर्भरता नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा से ही वर्ल्ड में डील हो सकता है और जिससे हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा बोला गया है लोअर द डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की घरेलू लागत को कम करता है। मतलब अगर देश के अंदर कोई पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो किसी भी तरह का निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो उसमें कॉस्ट यानी लागत बहुत कम आएगा। तीसरा है इंडियन बोरोवर्स कैन बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट विदाउट एक्सचेंज रेट रिस्क। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, बाजार से पैसा उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं विदाउट एक्सचेंज रेट रिस्क। मतलब एक रेट होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि $1 के हिसाब से इंडिया में रुपी वैल्यू कहाँ जाता है, 78, 80, 78, 80 के आसपास घूम रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो इस एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस करके हम पैसा लेते हैं। अब अगर सोचिए $1 समान 80 रुपये हो, तब मैंने लोन लिया बाहर से और अचानक $1 समान 85 रुपये हो गए, तो मतलब मेरे 5 रुपये का एक्स्ट्रा फटका पड़ा लोन का। तो ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पैसे को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं हमारे पैसे से, एक्सचेंज रेट का कोई झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग लोन डॉलर में लेते हैं, अगर वही रुपीस में लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा एक्सचेंज रेट का। तो इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है, आइए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों के तीनों हमारे जो है वो सही है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो तीनों बोला गया है ये तीनों होगा। हमारे फॉरेक्स के ऊपर हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे हमें पैसा निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे रुपीस में ही हम डील कर सकते हैं, वरना हम रुपीस भेजेंगे और वो कन्वर्ट होके डॉलर के रूप में निकलेगा, तो देता कौन है, सरकार ही देता है उसको। तो फिर हमारा खाली ट्रेजरी खाली हो जाएगा फॉरेक्स रिजर्व। तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व में जितना निर्भरता कम हो उतना ही हमारा बेटर है।
दूसरा भी सही है, लोअर्स द डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पैसे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो हमें डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम रुपीज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की जो लागत है वो और कम हो जाएगा। और तीसरा बोला गया है, जो पहले ही हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, कि विदाउट एक्सचेंज रेट रिस्क, पैसे बदलने का झंझट नहीं रहेगा, हम लोग डायरेक्ट बोरो कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है, इट इज ए टैक्स ऑन एक्टिविटीज दैट क्रिएट सोशली हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज। ये एक टैक्स के डेफिनेशन दिया गया है, एक तरीके का टैक्स के बारे में बोला गया है। ये सामाजिक रूप से हानिकारक बहताओं का निर्माण करने वाली गतिविधियों पर आरोपित कर है। It is meant to discourage activities that impose a net cost of production onto third parties and society as a whole। मतलब बोला गया है, इसका उद्देश्य तृतीय पक्ष और समय रूप से समाज पर उत्पादन की शुद्ध लागत आरोपित करने वाली गतिविधियों को हतोन्माहित करता है। मतलब सिंपल अगर बोला जाए, एक कौन सा टैक्स है जो बाहर देश में, टैक्स ऑन एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज, मतलब सामाजिक तौर पे बाहर हमारे दुश्मन खड़े कर सकते हैं। दूसरा है डिस्करेज एक्टिविटीज दैट इम्पोज ए नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन टू थर्ड पार्टीज। इसको अगर दिस टैक्स कैन ऑल्सो क्रिएट मोर एफिशिएंसी इन एन इकोनॉमी, स्पेशली व्हेन टैक्स कवर द कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डैमेज। It creates the true cost of producing the goods and services। अगर सिंपल रूप से इसको बोला जाए तो बोला गया है, ये एक कौन सा टैक्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे दुश्मन है या बाहर जो हमारे हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्ड पार्टी के ऊपर या समाज के ऊपर जाता है उसको भी हम लोग डिस्करेज कर सकते हैं। ये टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को और ज़्यादा एफिशिएंट करेगा और इट क्रिएट्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या करेगा, ये एक गुड्स या फिर सर्विस को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो टैक्स लगता है उसको एकदम सही मायने में दिखाएगा। तो ये पैसेज में कौन सा टैक्स के बारे में बोला गया है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन है टोबिन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स बोल दूं। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है, अगर हम शेयर खरीदे और फिर उस शेयर को बेचे, उससे हमें प्रॉफिट होता है। अगर ज़्यादा में बेचे तो उस प्रॉफिट का जो परसेंटेज गवर्नमेंट टैक्स लेता है उसी को कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। फिर आते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या है, अगर आपके पास सोना हो, कैश हो, पैसा हो, जो है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को वेल्थ टैक्स बोलते हैं। और टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स क्या है, जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, हम जब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करते हैं या फिर रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एक टैक्स लेता है, उसी को टोबिन टैक्स बोलते हैं। और पिगोवियन टैक्स क्या है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स पिगोवियन टैक्स हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। तो व्हाट इज पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स होता क्या है, अगर हम लोग देखें या जाने तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पिगोवियन टैक्स है क्या, इस एक्टिविटीज क्रिएट सोशली, मतलब देखिए जैसे मैंने बोला कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो प्रॉफिट पे लिया जाता है। वेल्थ टैक्स आपके एसेट्स पे लिया जाता है। टोबिन टैक्स करेंसी कन्वर्ट होने पे लिया जाता है। और ये जो टैक्स है जिससे सोशल एक्टिविटीज़ बाहर की तरफ से जो है उसको हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं गतिविधियों को, वो है पिगोवियन टैक्स या फिर पिगोवियन टैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। बोला है हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने लघु, छोटे और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री के लिए
आपातकालीन अनुक्रिया कार्यक्रम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मतलब दोनों में इंडियन गवर्नमेंट और विश्व बैंक के बीच में एक टाई अप हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि भारत में जो छोटे सेक्टर है उसको इमीडिएटली रिकवर किया जाए, इमरजेंसी रिस्पांस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है सपोर्ट इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस इनटू एमएसएमई। मतलब वर्ल्ड बैंक भारत को पैसा देगा, लोन देगा, ताकि ये जो हमारे खुदरे शिल्प जिसे हम लोग बोलते हैं, छोटे और मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्री है हमारा, उसमें पैसा फ्लो हो और वो लोग बिजनेस कर सके या अच्छे से बिजनेस शुरू कर पाए, उसके लिए सपोर्ट देना, सहायता करना। दूसरा बोला गया है ऑगमेंट द रोल ऑफ एमएसएमई इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मतलब मोदी सरकार ने जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम बनाया कि भारत के लोगों को इतना वोकेशनल स्किल ट्रेंड कर दो, इतना स्किल उसमें भर दो कि वो लोग हमें बाहर से प्रोडक्ट ना मंगाना पड़े, हम देश के अंदर ही प्रोडक्ट तय कर सकते, मतलब बनाया जा सकता है। अगर हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं तो हम लोग मोबाइल बना क्यों नहीं सकते? यही उद्देश्य था गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का। और एमएसएमई यानी जो छोटे वर्ग मध्यम वर्गीय जो बिजनेस है वो लोग इसमें और ज़्यादा फ्लरिश करेगा अगर इसमें पैसे का बढ़ोतरी हो तो, और अच्छे ट्रेनिंग मिलेगा तो हम खुद से चीज़ें बना सकेंगे। तीसरा बोला गया इंक्रीज द रोल ऑफ एमएसएमई इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब छोटे शिल्प जो है उसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन से जुड़ा, आपदा प्रबंधन में उसका एक बड़ा भूमिका है। और चौथा बोला गया है प्रोमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब छोटे वर्गीय शिल्प को सपोर्ट करेगा या उसको प्रोमोट करेगा ताकि वो डिफेंस सेक्टर में, रक्षा उपकरणों में क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। तो इसमें से हमारा कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो आइए देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब क्या बोला गया है? ऑप्शन ए का मतलब बोला गया है कि सपोर्ट द इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस इन एमएसएमई। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्यम और निचले वर्गीय जो बिजनेस है हमारा उसमें और ज़्यादा पैसा का फ्लो हो। क्योंकि देखिए बड़ा इंडस्ट्रीज जो अंबानी वगैरह, अदानी वगैरह जो लोग हैं, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, ये लोग तो बड़े बड़े कंपनीज है इंडिया का, इनके पास पैसा है, ये लोग लॉस भी खाएगा तो ये लोग अपने आप को रिकवर कर सकता है। लेकिन जो छोटे मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्रीज है वो लोग एक बार मार खा जाए तो वो लोग पैसे का बहुत कमी आ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी बंद किया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। तो इससे बहुत लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है। तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा देखें कोविड-19 क्राइसिस जो लॉकडाउन हुआ 2020 में, उसके बाद हमारे छोटे इंडस्ट्रीज पूरा ख़त्म हो गए। तो उसी को रिवाइव करना है ताकि जो गांव इलाके में, रूरल एरियाज़ में या फिर जो सबर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के लोग वहाँ पे काम करके अपना जीवन धारण कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस बनाया गया इस प्रोग्राम को, ताकि जल्द से जल्द सरकार इस पे प्रबंध कर सके और एक्शन ले सके। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के साथ साइन हुआ है $750 मिलियन का एग्रीमेंट, $750 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है। वर्ल्ड बैंक पैसा देगा ताकि हमारे भारत के जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो बिजनेस है, छोटे वर्गीय, वो लोगों अपने आप को रिवाइव कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन देखे जो बहुत ही मज़ेदार वाला और बहुत ही नॉलेजेबल वाला क्वेश्चंस था, क्योंकि हमें भी इसी चीज़ को लेके डील करना होता है। तो हम लोगों को इसका नॉलेज हमेशा होना ज़रूरी है कि छोटे इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल कैसे होगा। आप लोगों से फिर से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को और ज़्यादा देखें और ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में से। सब आप लोग इसको सब्सक्राइब करें चैनल को एपी विकास यादव, और इसमें लाइक करें और अच्छे से प्रिपरेशन ले, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे और अपने प्रिपरेशन में अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रबंध करें। हम आपके साथ हैं,
आप हमसे जुड़े रहिए, तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बना सके। तो इसी बात पे, इसी नोट पे हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।